Hello students, welcome back. Today we are going to start Political Science of Class 11. आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो कौन सा है? That is Constitution, why and how. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. जो फर्स्ट पार्ट है ये हमेशा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि पूरे चैप्टर में जो है वो किन किन टॉपिक से रिलेटेड है, कौन से क्वेश्चंस हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर कवर किए जाएंगे. Before starting this chapter, Constitution, why and how, I just want to say this information is for class 12 students. कि अगर class 12 के students के पास पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पूरी वीडियोस का लिंक दिया गया है. आपके लिए पॉलिटिकल साइंस +2 एंड हिस्ट्री ऑफ द +2 का डिटेल एक्सप्लेनेशंस हर चैप्टर की डिफरेंट पार्ट्स में भी है और उन चैप्टर्स की समरी के फॉर्म में भी ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी हैं. तो अगर किसी बच्चे को +2 के पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपना लिंक देकर उस वहाँ से अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है. इसके साथ साथ क्लास 10 के भी कुछ चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. तो ये स्टूडेंट वहाँ से अपना जो है बेनिफिट उठा सकते हैं और इनकी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर सॉल्व हो सकती हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो किस पर बेस्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन पर. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? चैप्टर का नाम ही हमें क्या बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ. अब व्हाई एंड हाउ में ही हमारी पूरी चैप्टर की समरी इंक्लूड है कि पूरा चैप्टर हमें क्या बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों होता है, किस लिए होता है और वो कैसे बना है. राइट और इन सभी बातों पर हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है. मेन जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो इस चैप्टर के अंडर कवर होंगे वो कौन से होंगे? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके कार्य क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके साथ ही व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर सोसाइटी. एक सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, सोसाइटी को प्रॉपर चलाने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन. राइट तो ये सारे टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में कवर होंगे. अब सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? अगर हम जर्नल एक बात करते हैं, किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो सिंपल जवाब मिलेगा कि एक सेट ऑफ रूल्स है. अब सेट ऑफ रूल्स तो है नो डाउट, लेकिन क्या वो सेट ऑफ रूल ओरल है या रिटन है? तो जवाब क्या आएगा? नो, इट्स इन रिटन फॉर्म. राइट अब ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं, क्या ये रूल्स, इनका काम क्या है, किन लोगों के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं? तो सेट ऑफ रूल्स जो है दैट आर फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द सिटीजन्स. राइट एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट को ये बताता है कि उन्हें रूल कैसे करना है और सिटीजन्स को ये बताता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है. अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, आगे के जैसे जैसे ये लेक्चर हमारा आगे चलेगा नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे. अब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट. अभी जर्नली जब हमने बात की है कि क्या है, एक रूल ऑफ लॉ की रिटन बुक है, रिटन डॉक्यूमेंट है विच डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स. बेसिक प्रिंसिपल्स को बताता है एंड द लॉज ऑफ अ नेशन. कि कोई भी नेशन है, कोई भी स्टेट है, कोई भी राष्ट्र है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और वहाँ के बेसिक लॉज क्या हैं वो हमें कहाँ से पता चलते हैं? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट स्टेट. It also determines the powers and duties of the government. इसके साथ साथ ये और क्या बताता है कि वहाँ की जो नेशन की जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं. राइट एंड गारंटी सिटीजन्स राइट टू द पीपल. इसके साथ वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में बताता है, उसकी गारंटी देता है कि उनके राइट्स को कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पावरफुल पर्सन आए, उनके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता. राइट तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? ये जो सेट ऑफ रूल्स है ये कहाँ पर हैं? दीज आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी गवर्नमेंट आए वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कोई भी काम, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती. क्लियर? अब बात आती है कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी ज़रूरत ही क्या है किसी भी नेशन को।
तो सबसे पहला हमारा रीज़न क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर क्या मिलता है, सबसे पहला रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस को बढ़ावा देता है, उसको बनाए रखता है। अब कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस कैसे बनाए रखेगा, इमेजिन अब आप ये सोचिए कि सपोज आप किसी एक बहुत बड़े ग्रुप के मेंबर हैं, राइट। अब आप अगर किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो उस ग्रुप में अलग अलग तरह के लोग होंगे, अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे, अलग कास्ट के लोग होंगे, अलग कलर के लोग होंगे, उनकी कल्चर अलग होगी, उनके विचार अलग होंगे, राइट। इट मीन्स उस ग्रुप में डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स आर देयर। अब वो सारे लोग क्योंकि अलग अलग हैं, उनकी कल्चर अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनका कलर अलग है, हर तरीके से एक दूसरे से वो डाइवर्स हैं, एक किसी से एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। तो ऐसे में उस ग्रुप में क्या होगा, अलग क्या होगी, उसमें कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स किसी भी पॉइंट को लेकर हो सकते हैं। मान लीजिए कोई लॉ बनाना है, एक रिलीजन के लोग कहते हैं कि मेरा धर्म में कहता है कि ऐसा नहीं करना, दूसरा कहता है कि नहीं मेरे धर्म के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं करना, या उनके विचार अलग हो सकते हैं। कुछ लोग हैं उस कंसेप्ट को मानने को तैयार हैं, कुछ हैं जो नहीं मानने को तैयार। तो ऐसे में क्या होगा, वो ग्रुप कभी भी यूनाइट नहीं होगा। क्योंकि वो ग्रुप यूनाइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग विचारों के कारण, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोच के होने के कारण उनमें कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। अब जब कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उससे वो ग्रुप कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएगा। सेम इज रिगार्डिंग द नेशन। अब नेशन में अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं तो हमारे यहाँ क्या है, अलग अलग कलर, रिलीजन, कास्ट, कल्चर के लोग रहते हैं। अब वो सभी को यूनाइट रखना कैसे पॉसिबल है, किस तरीके से ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वो सारे यूनाइट हो। तो उसके लिए क्या होगा, अगर हम ग्रुप को लें या कंट्री को लें तो ग्रुप के मेंबर्स भी यूनाइट या इकट्ठे तभी रहेंगे अगर उनके ऊपर कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स होंगे, कुछ सेट ऑफ बेसिक लॉज होंगे। अब जब वो लॉज होंगे तो वो ग्रुप के मेंबर्स को उन लॉज का पालन करना पड़ेगा, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो सारे मेंबर्स यूनाइट होंगे। तो यही चीज़ अब वहाँ पर उन सबको इसी तरीके से किसी भी नेशन, किसी भी स्टेट को टुगेदर रखने के लिए, यूनाइट रखने के लिए बेसिक सेट ऑफ रूल्स रिक्वायर्ड है, राइट। अब सपोज वी कैन सी हियर कि इमेजिन योरसेल्फ टू बी ए मेंबर ऑफ लार्ज ग्रुप, उसमें डाइवर्सिटी होगी, उसमें कन्फ्लिक्ट्स होंगे, राइट। डाइवर्सिटी किस बेस पर होगी, रिलीजन, कास्ट, टेस्ट, कलर, चॉइस, ओपिनियन, सब के आधार पर वो अलग अलग होंगे और इसी से कन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो अब उनको अगर यूनाइट रखना है तो बट दे आर रिक्वायर्ड टू लिव टुगेदर। ग्रुप तो तभी रहेगा ना अगर वो आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स which would help to achieve minimal degree of coordination। मिनिमल डिग्री की उसमें वो जो रूल्स होंगे वो किसके लिए होंगे, ताकि सब लोग मिलकर रहें और कोई भी जो उनका मेन टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करें। उस समय वो भूल जाएं कि उनकी कास्ट क्या है, उनके कलर क्या है, उनकी कल्चर क्या है, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, दीज रूल्स आर लीगली इन्फोर्स। अब ये जो रूल्स हैं ऐसे नहीं होंगे, ये रूल्स लीगली इन्फोर्स होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, राइट। उनके ऊपर लागू किए जाएंगे एंड गिव्स एन एश्योरेंस टू एवरीबडी दैट अदर्स विल फॉलो दिस। और पूरे ग्रुप के मेंबर्स को ये एश्योरेंस मिलेगी कि ये रूल्स ग्रुप के सभी मेंबर्स फॉलो करेंगे। क्लियर। तो दैट इज वाई अब ये जो रूल्स कहाँ मेंशन होते हैं, दीज आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री में सभी लोगों को मिलाए रखने के लिए, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, चाहे वो सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लॉज की। और वो लॉ कहाँ मेंशन्ड है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, इज टू प्रोवाइड अ बेसिक रूल्स to allow minimal coordination amongst the member of a society, जिससे सोसाइटी के मेंबर्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, राइट। और उससे क्या होता है, सोसाइटी यूनाइट रहती है। क्लियर। तो ये क्या हमारा फर्स्ट फंक्शन, दैट इज व्हाई वी रिक्वायर द सेकेंड। क्या है, सेकेंड जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स की डिसीजन कौन लेगा, इसकी पावर किसके पास है, कितनी है, क्या डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो इससे रिलेटेड ये जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ पर किया गया है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
अब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या माना गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसमें बॉडी ऑफ क्या है, बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, राइट। अब अकॉर्डिंग टू विच, इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेट है वो बनता है या उसको गवर्न किया जाता है, कि उसकी गवर्निंग कैसे होगी, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है गवर्न करेगी, ये सारा कुछ किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ये सब कहाँ मेंशन है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल रूल्स, हमें पता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल रूल्स पर हमारा बेस्ड है, फंडामेंटल कुछ रूल्स हैं जिसको हर कंट्री को गवर्न करना, जिसको हर कंट्री को, हर गवर्नमेंट को, सॉरी नॉट हर कंट्री, हर गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए उसको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो फंडामेंटल रूल्स हैं, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो फंडामेंटल रूल्स हैं व्हाट शुड बी, ये होने क्या चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, ये भी कहाँ है, किस टाइप के फंडामेंटल रूल्स होने चाहिए, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। दूसरा, फिर एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये जो फंडामेंटल रूल्स हैं क्या होने चाहिए, चलिए ये भी फाइनल हो गया। तो उसके बाद आता है हाउ वी डिसाइड हुज रूल शुड बी गवर्न अस, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसके रूल्स हैं जो हमें गवर्न करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है वो अपना काम करेगी। इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से दो क्वेश्चन हैं, फंडामेंटल रूल्स जो है वो क्या होंगे, और दूसरा हाउ वी डिसाइड कि किसके रूल जो है वो गवर्नमेंट जो है किन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्न करेगी। तो इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स कहाँ दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कैसे दिए गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटी में पावर किसके हाथ में होगी, किस तरीके से वो उस पावर का यूज़ करेगा, सारा कुछ कहाँ मेंशन है, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। जो कोई भी गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जो रूल्स हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनसे बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। पीपल शुड टेक डिसीजन, अब मेन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है जो हमारा प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंगली हम गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो हमें गवर्न करेगी, गवर्नमेंट किसकी बनेगी, कौन रूल करेगा, ये सारा प्रोसेस जो है, जो हमारा इलेक्शन प्रोसीजर है, ये भी कहाँ पर मेंशन है, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि पीपल शुड टेक डिसीजन, ये डिसीजन किसका होगा, लोगों का। कैसे लेते हैं, अब हाउ, कैसे डिसीजन लेंगे लोग, तो वो क्या है, हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। अब ये कैसे डिसाइड हो कि लोग डिसीजन कैसे लेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूशन में, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अलग अलग तरीके बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन में अ मोनार्क डिसाइड, जो मोनार्क होता है, जो रूलर होता है, जो किंग होता है, वो डिसाइड करता है कि रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाए जाएंगे। दूसरा, इन सम कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन, जो पुराना सोवियत यूनियन था, जैसे यूएसएसआर था जब, तो उसमें क्या था, ओनली वन सिंगल पार्टी वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड। उस समय में यूएसएसआर में कौन सी पावर थी, मेन उनका लीडिंग कंट्री कौन था, रशिया, और रशिया में किसकी पावर थी, सीपी, कम्युनिस्ट पार्टी की। तो यूएसएसआर से रिलेटेड, जो सोवियत यूनियन था उससे रिलेटेड डिसीजन लेने का जो पावर था, जो राइट था, वो किसके पास था, कम्युनिस्ट पार्टी के पास, यानी ओनली सिंगल पार्टी, राइट। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज़ पावर और अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉज। हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिसीजन कौन ले सकता है, पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट कैसे बनती है, पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन होते हैं, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, थ्रू द इलेक्शंस। लोग इलेक्शंस के द्वारा, वोटिंग सिस्टम के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये सिस्टम क्या है, अब वही जो उस पार्लियामेंट के पास, यानी वो जो मेंबर्स जो आम लोगों ने चूज करके जिनको आगे भेजा है वोटिंग के थ्रू, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो लॉ बनाए, राइट। अब थ्रू इलेक्शन, यानी कैसे होता है, इलेक्शंस के थ्रू। दिस अथॉरिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अथॉरिटी किसने दी है? पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स हैं उनको ये पावर किसने दी है कि वो लॉज को इनेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी लॉ है वो बना सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट आउट ऑफ दैट। तो ये पावर भी उनको किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सो द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट वुड कॉन्स्टिट्यूटेड, कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे हम उसको चूज कर सकते हैं, एंड हु हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सोसाइटी में डिसीजंस लेने की पावर, डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसके पास है। इज इट क्लियर? तो ये क्या था हमारा सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। तीसरा क्या है? थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्यों रिक्वायर्ड है? तीसरा, अदरवाइज क्या होता, अगर हम सेकंड की बात करें कि अगर स्पेसिफाई नहीं किया होता कि डिसीजन कौन लेगा, तो हर कास्ट, हर कलर, हर व्यक्ति उठ के कहता है, सपोज एक ग्रुप है, अगर ग्रुप में अथॉरिटी किसके पास है डिसीजन लेने की ये डिसाइड ही नहीं होगा, तो ग्रुप के सभी मेंबर्स अपने अपने लॉ बनाने लग जाएंगे। क्लियर? तो ऐसे में ग्रुप में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति तो होगा ना, जिसके पास अथॉरिटी होगी, भाई उसी के चलेंगे, इसके अलावा किसी के रूल्स नहीं माने जाएंगे। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अथॉरिटी किसको दी है? पार्लियामेंट। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट है, लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, वो क्या है कि गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको लिमिट करता है। अदरवाइज क्या होगा, जो हमने मेंबर्स चूज़ किए हैं जब वो पावर में आएंगे, अगर उनकी पावर पर कहीं ना कहीं लिमिटेशन नहीं होगी, कहीं ना कहीं स्टॉप उनको नहीं किया गया होगा, तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकता है। मान लीजिए कोई लीडर है, पावर में आ गया, तो वो क्योंकि पावर में है तो वो किसी भी तरीके से अपना कोई भी काम करवा सकता है, अपनी पावर को किसी भी तरीके से मिसयूज़ कर सकता है। तो उसके पावर को रोकता कौन है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कैसे करता है? कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनी वेज, बहुत तरीकों से इसको स्टॉप करता है। टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है? लोगों को, कुछ जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की हैं। अब ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको कोई भी अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती। दूसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दीज राइट में बी विड्रॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बताया है कि ऐसे कौन से हालात होंगे, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे, कौन सी इमरजेंसी ऐसी होगी जिसमें टेम्परेरी, नॉट परमानेंटली, टेम्परेरीली इन राइट्स को कुछ समय के लिए विड्रॉ किया जा सकता है, फॉर एवर उनको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से, क्योंकि लोगों को फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जिसके कारण कोई भी गवर्नमेंट उन अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स देकर, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर को लिमिट कर दिया है कि सिटीजन्स के ऊपर गवर्नमेंट क्या चीज़ें इम्पोज कर सकती है, कौन सी चीज़ें हैं जो उनको मानने पर मजबूर कर सकती है। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रांसप्रेस दैम। अब इनको ट्रेसपास दैम, इनको कभी भी गवर्नमेंट जो है, ट्रेसपास क्या होता है? वायलेशन, इनको वायलेट नहीं कर सकती है, उनसे बाहर जाकर कभी भी कोई काम नहीं कर सकती है। इज इट क्लियर? तो इसलिए भी फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपनी पावर का मिसयूज़ करने से स्टॉप करता है। क्लियर? अब चौथा फंक्शन क्या है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। इसका फोर्थ रीज़न क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? टू एनेबल द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को इस काबिल बनाता है टू फुलफिल एस्पायरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी,
कि अपनी सोसाइटी की जो एस्पायरेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करके उसके साथ ही एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर सके, एक ऐसा नेशन बना सके जो कैसी सोसाइटी हो, जस्ट सोसाइटी, यानी एक ऐसा नेशन, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सभी को जस्टिफाई किया और सबको जस्टिफिकेशन मिले, सबको जस्टिस मिले, राइट, जिसमें सबको न्याय मिले। ऐसी सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी मीन्स एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सबको जस्टिस मिल रहा है, सबको न्याय मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को इस काबिल बनाता है कि वो सोसाइटी को एक जस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट कर सके, किस तरीके से लोगों की एस्पायरेशंस को, लोगों की उम्मीदों को पूरा करके। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एस्पायर्स टू बी ए सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया जो है एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो था, इसकी एक इच्छा थी कि जिसमें जो कि कास्टिज्म पर बेस्ड ना हो, जिसमें कास्ट के बेस पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो फॉर दिस, अब इस पर्पस को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा था, गवर्नमेंट हैव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव दिस गोल। अब गवर्नमेंट को इस गोल को अचीव करने के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स उठाने पड़े, कुछ लॉज बनाने पड़े जिससे कि वो सोसाइटी को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से अलग कर सके, सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब इस तरीके से, अब ये इसने कैसे किया, इसके लिए ये भी गवर्नमेंट कभी भी अपने आप कुछ नहीं करती है। वट एवर द गवर्नमेंट वॉन्ट टू डू, वो किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब गवर्नमेंट ने ये सब कैसे किया, इसके लिए भी प्रोविजंस आर फाउंड इन द सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के एक सेक्शन में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। वो प्रोविजंस कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है उसके अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। अब ये डीपीएसपी का मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हैं, जो स्टेट को डायरेक्ट करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं कि उनको किस तरीके से काम करना है, राइट। अब इन्हीं प्रोविजंस के बेस पर, इन्हीं प्रोविजन की हेल्प से गवर्नमेंट जो है लोगों की एस्पायरेशंस को फुलफिल करती है और एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करती है जो कौन सी सोसाइटी है, जस्ट सोसाइटी, जिसमें सभी को जस्टिस मिलता है, जिसमें सबको न्याय मिलता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए ज़रूरी है, या हम ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फंक्शन है, एक और काम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एनेबल करती है, इस योग्य बनाती है टू फुलफिल द एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। और वो कैसे करती है, थ्रू द प्रोविजन। वो प्रोविजन कहाँ दिए गए हैं, किस सेक्शन के अंडर दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अंडर, राइट। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये आगे आने वाले जो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे उनमें इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एक और कारण है जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सा है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, लोगों की को उनकी फंडामेंटल आइडेंटिटी देना। अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, ये भी तीन तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब क्या है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की, right, that is political identity have the ability to carry the people with them। लोगों को political identity क्या है, आपस में जोड़े रखती है। इसको हम किस तरह, वो जुड़ते कैसे हैं कि जब, वैसे वेरी स्टार्टिंग जब हमने पढ़ा था कि लोग आपस में यूनाइट कैसे रहते हैं, जब वो कुछ बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पर सब लोग एग्री होते हैं। तो जब कुछ बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को पे सभी लोग एग्री होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी सोसाइटी, सारे सिटीजन्स को यूनाइट करता है। और वो यूनिटी, जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की वो जो फीलिंग है, वो क्या है, दैट इज आवर पॉलिटिकल आइडेंटिटी, राइट। अब दूसरा हमारा क्या आ जाता है, मोरल आइडेंटिटी, मोरल वैल्यूज़। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें क्या देते हैं, ये हमारे अंदर कुछ मोरल वैल्यूज़ जो है वो पैदा करते हैं, मोरल वैल्यूज़ हमारे अंदर डालते हैं। तो
फ्रेमवर्क टू परस्यू इंडिविजुअल एस्पायरेशंस, गोल्स एंड फ्रीडम। अब मेन काम क्या होता है मोरल आइडेंटिटी में, मेन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके फ्रेमवर्क में मेन टारगेट क्या है, लोगों के एस्पायरेशंस पूरी हों, उनके गोल पूरे हों, उनको फ्रीडम मिले, उनको आज़ादी मिले। इसके लिए क्या किया गया है, इट सेट कंसंट्रेट्स एंड डिफाइन फंडामेंटल वैल्यूज़। इसके लिए कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ बताई गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमें क्या देता है, मॉरल आइडेंटिटी, राइट। तीसरा हमारा क्या आ जाता है, नेशनल आइडेंटिटी, नेशन से रिलेटेड। सपोज अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, तो हम किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी किसी भी तरह की कल्चर है, लेकिन वहाँ हमें अगर कोई ये पूछते कि हु आर यू, तो हम कभी भी ये नहीं कहते दैट वी आर हिंदू फ्रॉम इंडिया और वी आर बुद्धिस्ट फ्रॉम इंडिया, वी आर सिख फ्रॉम इंडिया। वी नेवर गिव ए रिस्पॉन्स लाइक दिस। हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला जवाब क्या निकलता है कि वी आर इंडियन। वो जो इंडियन की फीलिंग है, दैट इज़ आवर नेशनल आइडेंटिटी, जो हमें अपने नेशन के साथ जोड़ती है। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि नेशनल आइडेंटिटी क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द नेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और अलग अलग रीजन के बीच में किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए, वो हमें किससे पता चलता है, फ्रॉम आवर नेशनल आइडेंटिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव डिफरेंट नोशन रिगार्डिंग द सिटीजनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशन। सिटीजनशिप के बारे में, सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नोशन से सबके अलग अलग विचार हैं। अब सो वी कैन से, लेकिन इन सब के बावजूद हम जब बाहर जाते हैं, किसी भी नेशन का व्यक्ति कहीं बाहर जाता है तो अपने आप को सेपरेट नहीं बताता, बल्कि उसी स्टेट का, उसी नेशन से रिलेट करके खुद को बताता है। एज वी हैव टेकन द एग्जांपल कि अगर हम बाहर जाते हैं तो खुद को हम क्या बोलते हैं, इंडियन। कोई जर्मन का व्यक्ति है, बाहर आता है तो खुद को क्या बोलते हैं, जर्मन, राइट। तो कभी भी कास्ट कलर को वो डिस्कस नहीं करता है, उसको डिस्क्राइब नहीं करता है। सो वी कैन से दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक और काम क्या है, सिटीजन्स को उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, उनकी मोरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एक नेशनल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? तो ये सारा हमारा क्या था, दिस इज ऑल अबाउट वाई कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ है। तो वाई का आंसर आज हमने किया है। इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. Hopefully all the concepts whatever we discussed today that is clear to everyone. Still अगर आपको कहीं भी कोई भी confusion है, कोई doubt है, you can go to the comment section and write there. Thank you.